जय हिंद मेरे सेठियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 11 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, इसके हम लोग क्वेश्चन और आंसर पे बात करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो पे जैसा कि मैंने कहा कि क्लास 11 का जो भी सब्जेक्ट है, और आज का जो सब्जेक्ट है वो क्या, हिस्ट्री, और हिस्ट्री के सेट संख्या 2 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे आपके कुछ सामान्य निर्देश है जिसको आपको क्या करना है, पढ़ लेने हैं। तो मैं चलता हूँ सीधा आंसर पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेकिन उससे पहले वीडियो को शुरू करेंगे, क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, तो उससे पहले बोल दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर ले। देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मार्टिन लूथर द्वारा क्या है, पांचवें थीसिस की रचना कब हुई थी। तो ये मार्टिन लूथर ने क्या किया था कि पांचवें क्या है कि देख सकते हो 95वें थीसिस की क्या की थी, रचना किया था। तो ये जो रचना है वो 1517 में किया गया था। कब किया गया था? 1517 में किया गया था। आगे देख सकते हो आपका अगला प्रश्न क्या है कि देख सकते हो कि इग्नेशियस क्या है, देख सकते हो क्या है, इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्थान की स्थापना कब किया था। तो इसकी जो स्थापना किया था वो 1540 में किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हो आपका क्या है कि किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा है। तो देख सकते हो क्या, ब्राजील वुड जो एक पेड़ है इसके नाम से क्या पड़ा है, ब्राजील देश का नाम पड़ा है। आगे देख सकते हो आपका क्या है कि इक्का सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं उसके बाद क्या करूंगा, ये सही है कि नहीं मैं आपको वहां पे बता दूंगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुआ था। तो ये जो प्रथम औद्योगिक क्रांति है वो 1880 से लेके 1850 के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। तो लुडिज्म जो आंदोलन है वो 1811 से लेके 1817 के बीच में हुआ था माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। तो देख सकते हो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो माओ त्से तुंग जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अब हमारा जो अगला सेशन आता है वो क्या आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न का सेशन आता है। बात करेंगे आंसर पे, तो पाप स्वीकारोक्तिक नामक दस्तावेज क्या था। तो एक पाप स्वीकारोत्मक क्या स्वीकारोक्तिक दस्तावेज था, उसके बारे में आपका यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है। तो बात करें आंसर पे, तो देख सकते हो क्या है कि पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज चर्च द्वारा जारी एक दस्तावेज था। चर्च कहता था कि यह दस्तावेज व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सकता है। चर्च इस दस्तावेज को बेचकर क्या करते थे, धन बांटते थे। यानी कि जिस तरह से आप देखोगे कि आपको एक धन वर्षा यंत्र देखने के लिए मिलता है, तो क्या हुआ, यंत्र खरीदने के बाद लोगों को धन की प्राप्ति होती है क्या। तो उसी तरह क्या होता है कि एक जो किताब जो है था, यानी कि दस्तावेज था, तो वहां के लोगों का मानना था कि अगर आप ये किताब अपने घर में लेके जाओगे, जिस तरह रामायण गीता होता है, हमारे यहाँ कुरान होते हैं, तो अगर आप ये किताब लेके जाओगे तो आपके जितने भी पाप है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और लोग पाप के डर से क्या करते थे, उसको खरीदते थे। तो ये क्या था, पाप स्वीकारोक्ति जो था दस्तावेज था। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। यानी कि एज़टेक और जो मेसोपोटामिया जो लोगों की जो सभ्यता था, दोनों का क्या करना है, तुलना करना है माय डियर फ्रेंड। देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि एज़टेक सभ्यता मध्य अमेरिका सभ्यता थी। जो एज़टेक सभ्यता था ये क्या था, मध्य अमेरिका सभ्यता था, क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में हुआ था। जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास वर्तमान इराक गणराज्य के भूभाग पर हुआ था। आगे देख सकते हो क्या, एज़टेक सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, अतः उनका इतिहास भी क्या था, चित्रात्मक ढंग से लिखा गया था। तो ये पूरा का पूरा क्या था, एज़टेक और जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, दोनों के बीच में अंतर जो है मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, तो किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल में 15वीं शताब्दी में सबसे पहले
अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे तो देख सकते हो क्या इसका निम्न कारण था, और निम्न क्या लिखा है कि निम्न कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर में पार जाने का साहस किया। और पहला क्या था देख सकते हो, सबसे पहला क्या है कि कुछ विशेष आर्थिक कारणों ने स्पेन के लोगों को महासागर, है ना, देख सकते हो क्या किया कि महासागर शूरवीर बनाया और महासागर में क्या हो गए, पार हो गए। आगे देख सकते हो क्या है कि स्पेन तथा पुर्तगाल के देख सकते हो कि साहसी नाविक हर समय समुद्र उतरने को तैयार रहते थे, क्योंकि उन्हें अटलांटिक महासागर की दूसरी ओर की भूमि को बहुत कम आंका था और वहां की भूमि को क्या करते थे, वो लोग नापना चाहते थे। ये दूसरा कारण था। बात करें तीसरे कारण पे तो स्पेन और पुर्तगाल के शासक नए समुद्री खोजों के लिए धन जुटाने को क्या कर रहे थे, तैयार थे कि आप रास्ता को खोजो, मैं इसके लिए क्या करूंगा, पैसा लगाऊंगा। तो ये था 10वां नंबर का प्रश्न। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्ष लाभ क्या क्या है, यानी कि नहर और रेलवे लाइन का जब परिवहन का जब विस्तार हुआ तो उससे क्या क्या लाभ मिलता है, ये आपका आंसर है। देख सकते हो क्या है कि नहरों द्वारा खानों से कोयले, क्या देख सकते हो कि नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखाने तक ले जाना काफी सरल हो गया। नहरों द्वारा माल का देख सकते हो क्या है कि आयात, क्या है, आयात व निर्यात क्या था, सस्ता रास्ता था। बड़े बड़े नहरों को जब इन नहरों से मिला दिया जाता था तो देख सकते हो क्या है, देख सकते हो क्या लिखा है कि शहरवासियों को रास्ते और परिवहन क्या होते उपलब्ध हो गए थे। तो ये जो रेलवे लाइन और जब नहरों का जो विस्तार हुआ तो दोनों जब आपस में मिल गए तो जो पूरा का पूरा उत्पादन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया मेरे दोस्तों, बढ़ गए। बात करें अगले प्रश्न पे तो देख सकते हो क्या है कि मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। तो मेजी पूरा स्थापना 19वीं शताब्दी में क्या है, 19वीं शताब्दी में जापान के एक घटनाक्रम था जिससे सन 1868 में सम्राट का शासन फिर से बहाल हुआ। इससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक देख सकते हो वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिससे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य विकास की ओर क्या करने लगा था, बढ़ने लगा था। बात करें अगले प्रश्न पे तो प्रश्न क्या देख सकते हो 1911 ईस्वी की, क्या है, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। क्वेश्चन क्या है 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। तो बात करें आंसर पे तो चीन की क्रांति का एक और कारण था, क्या कारण था, आर्थिक दुर्दशा। तो ये जो कारण था 1911 का क्या था, आर्थिक दुर्दशा। तो आर्थिक दृष्टि से चीन की जनता में घोर अशांति थी। चीन की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और सरकार उसको भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। देश में देख सकते हो क्या है कि दुर्भिक्ष और बाढ़ों की प्रचुरता थी, जिसके कारण खेतों को बहुत अधिक क्या हो गया था, नुकसान पहुंच गया था। और इन नुकसान के कारण ही क्या किया गया मेरे दोस्तों, जो आप देखोगे तो क्या किया गया कि चीन में एक चीनी क्रांति देखने के लिए मिला। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। जब पुनर्जागरण हुआ तो उसका क्या क्या प्रभाव देखने के लिए मिला, आपका यह प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे तो देख सकते हो साहित्यिक एवं वैज्ञानिक प्रभाव, पहला क्या देखने के लिए मिला, साहित्यिक और वैज्ञानिक प्रभाव। नए देख सकते हो क्या है कि नए नगरों तथा वर्गों का क्या होने लगा, विकास होने लगा। और देख सकते हो कि अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विनाश होने लगा और राजनीतिक प्रभाव भी देखने के लिए मिला था, बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रभाव जो है देखने के लिए मिला था। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन का, तो धर्म सुधार आंदोलन सभी मनुष्य कला व साहित्य की अपेक्षा धर्म में अधिक रुचि रखते थे। इस आंदोलन ने मध्ययुगीन कैथोलिक धर्म का परित्याग करने तथा आदिम ईसाई धर्म अर्थात ईसा मसीह, सेंट पॉल और देख सकते हो क्या अंगस्टाइन के उपदेशों की महत्वता को स्वीकार करने पर बल दिया और इस प्रकार आधुनिक विकास के लिए मार्गदर्शन का क्या क्या प्रस्ताव किया। तो ये जो आपका धर्म सुधार आंदोलन था बेसिकली ये मार्टिन लूथर के द्वारा क्या किया चलाया गया था। तो अगर हम बात करेंगे इस आंदोलन में तो जो एक तरह का जो कैथोलिक धर्म का और पोप चर्चों का जो एक तरह का वर्चस्व चल रहा था उसको त्याग करने में क्या किया था, मदद दिया था माय डियर फ्रेंड।
आगे देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका, ऐसे कौन से कारक थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोप नौचालन को सहायता मिली। बात करेंगे आंसर पर, देख सकते हो क्या कि 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री यात्रियों ने एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए। सन देख सकते हो क्या है कि 1380 में ही दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से यूरोप वासियों ने नए नए क्षेत्रों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त की, है ना। इसके अतिरिक्त यात्रा के साहित्य और विश्व वृत्तांत वे भूगोल पर लिखे पुस्तकों ने 15वीं शताब्दी में अमेरिकी महाद्वीप के बारे में यूरोप वासियों को के दिलों में रुचि उत्पन्न कर दी। और जिस तरह से वृत्तांत लिखे जाते थे उन वृत्तांतों को इन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने के बाद अमेरिका के लोगों को लगा कि नहीं वहां पे कोई ऐसी दुनिया होगा, वो भी क्या क्या रुचि उत्पन्न कर दिया। स्पेन और पुर्तगाल के शासक इन नए क्षेत्रों की खोज के लिए उनको आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक उपदेश भी देते थे। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौसंचालन को सहायता देने वाले कारण क्या थे, निम्नलिखित थे। तो पहला कारण आप देखोगे तो पहला कारण आपका क्या था कि यूरोपीय महाद्वीप के बहुत से लोग जैसे पुर्तगाल एवं स्पेन के निवासी एवं उनके शासक दूसरे देशों से सोने और चांदी प्राप्त करके विश्व के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे। पहला क्या था, अमीर लोग बनना चाहता था। इसका कारण था कि प्लेग और युद्धों के कारण जनसंख्या में अत्यधिक कमी आई और व्यापार में क्या आ गई थी, मंदी आ गई थी। यह सबसे पहला कारण। दूसरा कारण देख सकते हो कि संसार के कुछ देशों के वासी अपनी देख सकते हो ख्याति एवं प्रसिद्धि दुनिया के लोगों के सामने रखना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए वे अनेक समुद्री यात्राओं पर क्या करने पड़े थे, निकल गए थे कि अपना नाम होगा, वर्चस्व होगा। इसलिए यूरोप के ईसाई अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए दूर दूर के देशों की यात्रा करने को तैयार थे, है ना। देख सकते हो क्या धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप एशिया के साथ में वृद्धि हुई, और ऐसा समझा जाता है कि व्यापार के समांतर यूरोपीय लोगों का इन देशों में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तथा वे इन मार्ग देख सकते हो क्या है कि इन गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में अपनी बस्तियां स्थापित कर लेंगे। इस प्रकार बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्म प्रयाण ईसाइयों को यूरोपीय नौसंचालन कार्यों को और उन्मुख किया। तो एक तो सबसे पहला हम लोगों ने कार्य देखा कि बहुत सारे लोग धन बल कमाना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे। दूसरे लोगों का मानना था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, अपना नाम जो है पूरे संसार में लेके जाएंगे। और तीसरा कारण क्या था कि ईसाई लोग चाहते थे कि हमारे धर्म में बहुत सारे लोग क्या आ जाए। तो ये भी क्या था, कहीं ना कहीं एक कारण था। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, दक्षिणी अमेरिका के खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया, कैसे, आपका यह प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो दक्षिणी अमेरिका की खोज से पुर्तगाल और स्पेन को भारी मात्रा में सोने चांदी की प्राप्ति हुई। इससे देखकर फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड और इटली जैसे देश आश्चर्यचकित रह गए। फलतः ये देश भी अमेरिका महाद्वीपों में अपनी अपनी बस्तियां बनाने के लिए प्रयास करने लगे। इस प्रकार उपनिवेशवाद और वहां का प्राकृतिक दोहन करने के दौर में विश्व के अनेक देश क्या हो गए, शामिल हो गए। आप देखोगे क्या था कि अगला क्या लिखा है कि इस क्रम में स्पेन ने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के अनेक हिस्सों पर तथा देख सकते हो क्या है कि फ्लोरिडा एवं आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुर्तगाल ने ब्राजील पर क्या है, पुर्तगाल ने ब्राजील पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड ने अटलांटिक सागर की तटवर्ती देख सकते हो क्या है बस्तियों, है ना, कैरिबियन सागर के कुछ देख सकते हो क्या है कि टापुओं तथा मध्य अमेरिका में ब्राजील क्या देख सकते हो कि ब्राजील क्या है हडसा तट अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। हॉलैंड ने उत्तरी अमेरिका की हडसन घाटी तथा कैरिबिया के कुछ द्वीपों सहित देख सकते हो क्या है कि
गुयाना पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उपनिवेशवाद की दौर से स्वीडन भी पीछे नहीं था, उसने भी उत्तरी अमेरिका का प्रसिद्ध घाट देख सकते हो क्या, दिलवारे नदी की घाटी पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी कि सभी लोग क्या करने लगे, अपने अधिकार जमाने लगे। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि अमेरिका की खोज यूरोपीय देशों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी सकारात्मक रही। इन देशों में सोने चांदी की बाढ़ सी आ गई। फलतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में औद्योगिकरण को काफी बढ़ावा मिला। 1560 ईस्वी से लेकर 40 वर्षों तक सैकड़ों जहाज निरंतर दक्षिणी अमेरिका की खानों से चांदी स्पेन लाते रहे। औद्योगिकरण के विस्तार से यूरोपीय का देख सकते हो क्या है कि कारखानों द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन तैयार किया जाने लगा, जिसे बेचने के लिए नए नए बाजारों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी, है ना। इससे भी उपनिवेशवाद को काफी प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप विश्व के सभी समृद्ध देश उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल हो गए। बहुत जल्द ही अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों में यूरोपीय शक्तियों का क्या हो गया, मैं बोलूंगा कि उपनिवेश बन गया। तो ये जो उपनिवेशवाद था कहीं ना कहीं ये वैश्वीकरण के प्रभाव को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और अमेरिका से सोना चांदी जो है स्पेन तक ले जाया गया। बात करें 18 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना करने के लिए बोला है। तो बात करें आंसर पे, तो देख सकते हो क्या है कि रेलवे के आ जाने से वहां साम्राज्यवादी राष्ट्रों के कारखानों के लिए कच्चे माल तथा खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति होने लगी। वहीं गुलाम देश इन साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा और भी क्या किया जाने लगा, शोषण किया जाने लगा। आगे देख सकते हो क्या है कि रेलवे के विकास के कारण वहां साम्राज्यवादी देशों के लोग धनवान होते गए, वहीं पर उसके कारण उपनिवेशी की जनता जहां पे उन्होंने कब्जा करके रखा था वहां जनता बेकार और गरीबी होते चले गए। यानी कि जब रेलवे लाइन का विकास हुआ तो जिस भी क्षेत्र में रेलवे लाइन का विकास हुआ वहां से कच्चे मालों की जो प्राप्ति है, जो भी उपनिवेश देश है यानी कि उपनिवेशक जो देश है जिसने गुलाम किया था वहां तक भारी मात्रा में होने लगा। लेकिन जो देश गुलाम था वहां से जब सोने चांदी लूट के ले जाने लगे तो वहां के जो लोग हो गए क्या होने लगे, बेकार होने लगे। आगे देख सकते हो रेलवे के विकास के फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों को विशेष रूप से लाभ, क्योंकि उनका तैयार माल तेजी से अपने औपनिवेशिक क्षेत्र में पहुंचाने लगा और उन्हें अधिकाधिक लाभ मिलने लगा। और आगे देख सकते हो क्या है कि रेलवे का विकास खासकर साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए लाभप्रद रहा, क्योंकि इससे उन्हें कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को अपने अधीन राष्ट्रों को खपत कराने का पूरा अवसर मिलने लगा। यानी कि एक तो वो लोग सामान को ले जाते थे कच्चे माल को और वहां से वस्तुओं को बना के बाजारों तक ले जाने का काम जो रेलवे लाइन के द्वारा किया गया। आगे देख सकते हो क्या है कि रेलों के निर्माण से साम्राज्यवादी देशों ने देख सकते हो भारी आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोह का देख सकते हो क्या सुगमता से मुकाबला किया। इसका कारण यह था कि फौजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता था, जबकि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आंदोलनकारियों के लिए यह विकास क्या देख सकते हो क्या है कि यह ओतप्रोत आंदोलनकारियों के लिए यह विकास प्रतिक्रियावाद था। और जो भी आप देखोगे तो जो भी उपनिवेश जो भी साम्राज्यवादी देश थे तो अगर उनके कब्जे वाले क्षेत्र में किसी तरह का कोई विद्रोह होता था तो उस विद्रोह को कुचलने का भी जो काम है रेलवे लाइन से किया गया। दैट मीन्स क्या किया गया कि अगर किसी क्षेत्र में अगर मान लो कि यहाँ पे विद्रोह हो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ पैदल आना होता था तो बहुत समय लगता था, तब तक विद्रोह जो है और ज्यादा फैल जाता था। लेकिन अब रेलवे लाइन का विस्तार हो गया और यहाँ से यहाँ रेलवे लाइन जब बिछा हुआ है तो विद्रोह हुआ नहीं कि हम लोग रेलवे पकड़ के क्या होते आ जाते थे, जिससे विद्रोह जो है तेजी से नहीं फैल पाता था। अगला जो अंतिम प्रश्न क्या देख सकते हो, जापान के विकास के साथ साथ वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, तो 1870 के दशक में नए विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए विद्यालय जाना अनिवार्य कर दिया, सबसे पहला काम हो गया। आगे देख सकते हो पुस्तकों में माता पिता के आदर, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा क्या दी गई। आगे देख सकते हो क्या है कि देख सकते हो क्या है आधुनिक कारखानों में आधे से अधिक महिलाएं काम करने लगी थी, ऐसा हो गया था।
जापान के इकाई परिवार की अवधारणा का विकास हुआ, जिसमें पति और बच्चे होते थे। और वहां पे क्या हो गया, एक सकल परिवार का विकास हुआ। जैसे हमारे यहाँ हम दो हमारे दो है, और वहां पे क्या था, पति पत्नी और उसके बच्चे, इस तरह का जो है विकास किया गया। देख सकते हो क्या है, कुरूप मनोरंजन के साधन और नए प्रकार के घरों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। और नए नए मनोरंजन के साधन और घरों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। तो इस तरह से आप देखोगे तो पूरे के पूरे जो भी 19 क्वेश्चन थे उसका मैंने सोल्यूशन करवा दिया। अब ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप पे तो ज्वाइन हो जाए। साथ में चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास 11 के जितने भी सब्जेक्ट है आपका उसका वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।